बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डीसी जनरेटर। जैसे हम लोगों ने पीछे एसी जनरेटर पढ़ा था, इसी तरह ही आज हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। एसी जनरेटर में हम लोगों ने ये पढ़ा, यही सेम चीज़ पढ़ी थी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन हमारे पास वहाँ पर डिफरेंस था अल्टरनेटिंग करंट का। मीन्स वो पॉजिटिव पार्ट था हमारे पास और एक नेगेटिव पार्ट था, उसका वेरिएशन थी, जिसकी वजह से हम उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते थे। लेकिन अब हम जो करंट पढ़ेंगे उसकी सेम डायरेक्शन होगी, यानी यूनी डायरेक्शनल करंट हम प्रोड्यूस करेंगे। इसी वजह से उसको नाम जो दिया गया है वो डायरेक्ट करंट का नाम दिया गया है। अब डायरेक्ट करंट की वजह से हम कहते हैं इसको डीसी जनरेटर। तो हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम एसी जनरेटर वाला ही होगा, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तौर पर पढ़ा था। हमने कहा था कि जब कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय सम मैकेनिकल मीन्स, देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग एंड इंड्यूस ईएमएफ इज इन द कॉइल। ईएमएफ यानी हमारे पास जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, और हम ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को जो रोटेट करवाएंगे बाय मैकेनिकल मींस, यानी किसी भी मैकेनिकल सोर्स के ज़रिए से उसको मूव करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रैक्टिकली यूज़ होने वाला डीसी जनरेटर है वो ये है। लेकिन बेसिकली जो इसके अंदर काम हो रहा होता है, जो वर्किंग हो रही होती है, जो असल मेन इसके पार्ट्स होते हैं वो ये हैं, जिसमें हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा एक शाफ्ट लगा हुआ है, यानी हैंडल है, जिसके ज़रिए से हम उसको क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। ये हमारा मैकेनिकल सोर्स कहलाएगा, जिसके ज़रिए से हम उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास कॉइल है। कॉइल के बाद फिर आगे फर्दर उसकी नेक्स्ट पार्ट है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम इनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डीसी जनरेटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उनमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइक दैट ऑफ एसी जनरेटर, और रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाना है। और अब यह बेसिक डिफरेंस है डीसी जनरेटर में और एसी जनरेटर में, वो है स्प्लिट रिंग्स। जैसे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने स्प्लिट एसी जनरेटर में पढ़ा था कि हमारे पास वो स्लिप रिंग्स होते हैं और वो 2 होते हैं। यहाँ पर भी ये स्प्लिट रिंग्स 2 ही हैं, लेकिन असल में ये एक ही सर्कल है जो कि सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया। और ये हमारे पास छोटे छोटे 2 सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल्स हैं, जिनके ज़रिए से हम क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट करवाएंगे स्प्लिट रिंग्स के ज़रिए। इनको स्प्लिट रिंग्स कहा गया है। और कार्बन ब्रशेस हैं, जो कि हमें पता है कि हम लोगों ने देखे हुए हैं कि वो इसके साथ अटैच होते हैं, वो इस तरीके से इसके साथ इन कंटेक्ट होंगे, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे। और फिर लास्ट चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी हुई थी एसी जनरेटर में, कि वो लोड होता है, यानी जिसे हम गैल्वानोमीटर कहते हैं। बेसिक इसके पार्ट्स जो मैंने अभी हम लोगों ने देखे वो ये हैं, जिनमें हम लोग कॉइल को आर्मेचर का नाम देंगे। मैग्नेटिक फील्ड है जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। और कॉइल को हम आर्मेचर का नाम देते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। अभी तो हम सिंगल कॉइल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स की यूज़ करते हैं। बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स इसके बनाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको आर्मेचर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरीके से कम्यूटेटर्स हैं। कम्यूटेटर्स अटैच हैं कार्बन ब्रशेस के साथ, और ब्रशेस फिर नेक्स्ट आगे क्या अटैच हैं, किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ। तो इस तरह ये हमारा एक सर्किट जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये दिस इज अ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी जनरेटर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वर्किंग पर आते हैं। तो वर्किंग में हमारे पास सबसे पहले अगर इसी कॉइल की अरेंजमेंट को जैसे हम लोगों ने देखा था, अब यहाँ पर हम लोग बल्ब को यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से यहाँ पर क्या करेगा, करंट मूव करता हुआ दिखाई देगा, जिससे बल्ब ऑन होगा। हम जैसे ही कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग्स अटैच करते हैं, स्प्लिट रिंग्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनके दरमियान में गैप होता है। ये गैप जो है ये इसी वजह से ये कॉइल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, ये सिर्फ कार्बन ब्रशेस के साथ इन कंटेक्ट होते हैं, यानी कार्बन ब्रशेस इनके साथ सिर्फ टच किए हुए होते हैं। जैसे ही ये कॉइल रोटेट करती है, ये भी अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लू कलर की जो पोर्शन है वो अगर ऊपर आ गया है और करंट अगर इसके अंदर से ऐसे फ्लो करने लग जाएगा,
और जैसे ही पिंक कलर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी साइड पर आएगा तो करंट की डायरेक्शन फिर दोबारा वही रहेगी जिस डायरेक्शन में वो पहले मौजूद था। अब देखें तो कार्बन ब्रशेस के साथ दोनों कॉन्टैक्ट कम्यूटेटर्स जो हैं वो सेपरेट रिंग्स जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इनकी पोजीशन चेंज होने की वजह से और इनके दरमियान गैप होने की वजह से स्प्लिट रिंग के साथ साथ इनको एक और नाम भी दिया जाता है और वो आ जाता है कम्यूटेटर्स। अब कम्यूटेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली काम करते हैं करंट की चेंज होने का। वो हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल्स के ज़रिए से फाइंड करते हैं कि राइट हैंड फ्लेमिंग रूल के तहत कैसे हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये जो करंट है इस कॉइल के अंदर वो कैसे फ्लो करता है, कैसे यूनिडायरेक्शनल रहता है। अब कॉइल को अगर आप और से देखें तो इस पर दो तरह की फोर्स लग रही है। जिस साइड पर एक साइड पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और दूसरी साइड पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। आपने अपने राइट हैंड के हिसाब से उसको अपने राइट हैंड के थंब को इस तरह पॉइंटेड करें कि वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करें और अपनी फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें तो आपकी जो सेकंड फिंगर यानी मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, जो कि हमारे पास ए बी पॉइंट के हिसाब से होगी। अगर ए बी पॉइंट के साथ अब हम अगर सी डी पोर्शन को देखें तो सी डी पोर्शन में करंट फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो इसका मतलब है कॉइल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। हम अपने थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड करेंगे और अपनी फिंगर जो है फर्स्ट फिंगर जो है उसको फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्टेड करेंगे तो हमारी जो मिडल फिंगर है वो किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द सी डी पॉइंट और करंट की डायरेक्शन सी डी होगी। तो देखें ए बी में भी करंट अपवर्ड जा रहा था, सी डी में डाउनवर्ड जा रहा था। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा अगर ये कॉइल अपनी रोटेशन चेंज करेगी भी तो जैसे ही कॉइल जो है वो अपने कार्बन ब्रशेस के हिसाब से फर्स्ट एक ब्रश के हिसाब से आएगी दूसरे ब्रश पर तो वो क्या करेगी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी और करंट जो है वो हमारे पास आएगा उसी फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो करंट है वो क्या शो कर रहा है, हमारे पास एक ग्राफ को शो कर रहा है। अगर हम पोजीशन उसकी स्पीड को चेंज करेंगे, तेज़ करेंगे तो वो उस ग्राफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब अगर देखिए मैं पहले क्लॉकवाइज ग्राफ को कॉइल को रोटेट करता हुआ दिखा रही थी, अब जो हमारे पास कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करने लग जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव करंट आने लग जाएगा। सिमिलरली हम अगर क्लॉक थोड़ी सी स्पीड को तेज़ करेंगे तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम लोग स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमने ये चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि स्पीड जो है वो डिपेंड ईएमएफ पर, करंट जो है वो डिपेंड करता है ईएमएफ पर। तो लिहाजा ये हमारा क्या कहलाता है, डीसी जनरेटर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।